मेरा भाई हमेशा घर पे लड़ता रहता था कि मेरी शादी करा दो। आखिरकार भाई की शादी हो गई, लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी भाभी मर गई। कुछ महीनों बाद हमने फिर से भाई की दूसरी शादी कराई, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी जब दूसरी बीवी भी पहली रात मर गई। मुझे ये राज जानने के लिए भाई की तीसरी शादी करना जरूरी था। जब भाई की तीसरी शादी हुई और शादी की पहली रात मैं कमरे में छुप गई, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब भाई कमरे में आते ही कोई चीज खाकर मेरी भाभी के साथ। सुबह से ही मेरे भाई मोहन का झगड़ा आसमान छू रहा था। वो माँ से इस बात के लिए झगड़ा कर रहे थे कि उनकी शादी करा दी जाए, लेकिन सारा दिक्कत ही यही था कि माँ मोहन भाई की शादी नहीं कराना चाहती थी। माँ को लगता था कि वो बहुत ही नकारा है, हालांकि गांव वाले भी उसके नकारेपन को जानते थे कि वो कुछ नहीं करता। ऐसे में कौन अपनी बेटी मोहन भाई को देगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मोहन भाई का झगड़ा और बढ़ता चला गया। तंग आकर माँ ने मोहन भाई की शादी की बात गांव में की, लेकिन सभी लोगों ने मना कर दिया। मोहन भाई का गुस्सा और बढ़ता चला गया। उन्हें लग रहा था कि माँ जानबूझकर उनकी शादी नहीं करवा रही है। एक दिन गांव की मौसी ने अपनी बेटी शालिनी की शादी हमारे भाई मोहन से करने के लिए मान गई। मौसी सावित्री गांव की एक विधवा गरीब औरत थी। उनका कोई सहारा नहीं था। जब उन्हें मालूम चला कि माँ बिना दहेज के अपने बेटे की शादी करेंगी, उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता हमारे भाई मोहन से तय कर दिया। शालिनी एक कम उम्र और खूबसूरत औरत थी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे भाई को इतनी प्यारी दुल्हन मिल जाएगी। शालिनी गजब की दिखती थी। कुछ दिन बाद वो दुल्हन बनकर हमारे घर पर चली आई थी। हर कोई मोहन भाई की किस्मत की तारीफ कर रहा था कि उनके जैसे आदमी को इतनी अच्छी औरत कैसे मिल गई। लेकिन किस्मत ने एक अलग ही खेल खेला और शादी की सुबह ही घर में कोहराम मच गया जब मोहन भाई ने बताया कि शालिनी इस दुनिया से चल बसी। यह सुनकर हम कांप से गए थे। रात को हम एक जीती जागती हंसी मुस्कुराती दुल्हन को घर लेके आए थे और वह अब इस दुनिया में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मोहन भाई तो खुद बिलक बिलक कर रो रहे थे। गांव में जैसे ही यह खबर फैली तो सभी मोहन भाई को बुरा भला कहने लगे। किसी को भी यकीन न आया कि एक जवान लड़की अपनी शादी की पहली रात ही मर गई। गांव वाले तो पहले ही मोहन भाई को अच्छा नहीं समझते थे। शालिनी की मौत ने भाई के किरदार को गांव वालों के सामने और भी बेकार कर दिया था। घर में चारों तरफ मातम मनाया जा रहा था। शालिनी की माँ को तो बिल्कुल होश ही नहीं था। शालिनी दुल्हन की साड़ी में बहुत ही मासूम लग रही थी, लेकिन उसके शरीर में जान बिल्कुल नहीं थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया था। कमरे में तो सिर्फ वो और मोहन भाई थे। जो भी सच था वो सिर्फ मोहन भाई को ही मालूम था, लेकिन वो बिल्कुल चुप थे। मेरे बड़े भाई मोहन मुकुल उठ खड़े हुए और कहने लगे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इस नालायक लड़के की शादी न करवाना, लेकिन आपको बेटे की मोहब्बत के आगे कुछ न दिखाई दिया। अब आप ही देखिए किस तरह उसने खूबसूरत जवान लड़की को मौत के घाट उतार दिया। मुकुल की बात सुनकर माँ कांप गई और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। माँ रोते हुए कहने लगी, तू बड़ा भाई है, अगर तू भाई होकर अपने ही भाई के खिलाफ ऐसी बातें करेगा तो गांव वाले क्या सोचेंगे? हर कोई मेरे बेटे को इस मौत का जिम्मेदार समझ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गांव में थाने में रिपोर्ट करा दे। सच क्या है ये तो सिर्फ मोहन जानता है या फिर भगवान जानते हैं। मैं अपने जवान बेटे को सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। माँ की बात पर मुकुल भाई चुप हो गए, लेकिन उनकी ये बात मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई थी। वो कुछ गलत तो नहीं कह रहे थे। कुछ तो ऐसा था जो किसी को मालूम नहीं था। मोहन भाई ने तो शालिनी की मौत के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो तो पहले ही कहने लगे कि मुझे तो कुछ नहीं मालूम है कि शालिनी कैसे मुझे छोड़कर चली गई। मोहन भाई बहुत ही दुखी लग रहे थे। कुछ महीनों बाद वक्त ने इस गांव को भर दिए और मोहन भाई फिर से ठीक हो गए। उन्होंने दोबारा खेतों में जाकर काम करना शुरू कर दिया। अच्छी बात ये थी कि अब वो किसी भी गलत आदत में नहीं थे। गांव वाले भी शालिनी का किस्सा करीब करीब भूल चुके थे और उनके मुंह पर ये बात भी नहीं आती थी, क्योंकि यूं ही गांव में ऐसे किस्से होते रहते थे। इसलिए लोग पुरानी बातों को जल्दी से भूल जाया करते थे और नई दिक्कतों का सामना करने लगते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि फिर से यह किस्सा लोगों के मुंह पर वापस आ गए और कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
मेरा नाम निधि है। हम लोग आगरा के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। मेरे 2 भाई हैं और मैं उनकी इकलौती बहन। मेरा बड़ा भाई मुकुल तो शुरू से ही अच्छा और नेक दिल का इंसान था, लेकिन उससे छोटा भाई मोहन उनसे बिल्कुल उल्टा था। छोटी सी उम्र में ही उसने गांव के स्कूल को छोड़कर गांव के खेतों को अपना मैदान बना लिया था। सारा वक्त खेल कूद करता और इसी वजह से पापा भी उससे बहुत नाराज रहते। पापा को लगता था कि जैसे जैसे मोहन बड़ा होगा तो शायद वह सुधर जाए और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने लग जाए, लेकिन पापा यही राह देखते देखते इस दुनिया से चल बसे। हर गुजरते दिन के साथ मोहन का चलन और बिगड़ता जा रहा था। न उसने पढ़ाई की और न ही उसके अंदर कोई टैलेंट था। हमारे पापा हमारे लिए जायदाद से बहुत कुछ छोड़ कर गए थे, लेकिन मोहन भाई को उसकी फिक्र ही नहीं थी। मुकुल भाई सारी जमीनों का देखभाल करते और फसलों का ख्याल रखते। माँ भी मोहन भाई को समझा समझा कर थक गई थी और आखिर में उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। मोहन भाई किसी तरह के नशे की आदत में पड़ गए थे और वो रात में ही घर आते थे, लेकिन फिर जिंदगी में कुछ बदला और फिर माँ ने मुकुल भाई की शादी एक खूबसूरत लड़की से करा दी। उस रात मोहन भाई ने बहुत ही हंगामा किया और कहने लगे, माँ तुम्हें हमेशा मुकुल भाई का ही ख्याल रहा, तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या होता अगर तुमने हम दोनों भाइयों की शादी एक साथ करवा दी थी? तो एक घर नहीं, घर में 2 दुल्हनें आई थी। यह सुनकर माँ को गुस्सा आ गया और माँ कहने लगी, तू आज तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका तो कौन तुझे अपनी बेटी देगा? गांव की नजर में तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। सारा गांव कहता है कि मोहन को देखो, सारा दिन आवारा गांव में घूमता रहता है, नशेड़ी है, नशा करता है। माँ गुस्से में बोलती चली गई और माँ की बातों ने मोहन भाई के गुस्से को और बढ़ा दिया। मोहन भाई ने सारा घर तहस नहस कर दिया। जो चीज उनके हाथ आई वो तोड़ते चले गए। वो शुरू से ही ऐसे ही दिमाग के थे, इसलिए माँ अपने कमरे में चली गई और मैं भी अपने कमरे में चली गई। लेकिन आधी रात को एक अजीब बात हुई। जब मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि मोहन भाई मुकुल भाई के कमरे के बाहर खड़े हैं और उनके कमरे में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर मुझे दुख हुआ। मैं ये जानती थी कि ऐसा करना कितना घटिया काम है और इस बारे में मुकुल भाई को अगर पता चला तो हमारे घर में बहुत बड़ा हंगामा और झगड़ा हो सकता था। मैंने मोहन भाई का हाथ पकड़कर खींचा और खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। मोहन गुस्से में कहने लगे, तुम लोग तो मेरी शादी करवाओगे ही नहीं। मैं अपने जज्बात को क्या करूं? मेरा भी मन है, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो और वो दुल्हन बनकर इस घर में आए, लेकिन माँ को मेरी परवाह ही नहीं। मैंने मोहन भाई को प्यार से समझाने की कोशिश की कि कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के साथ नहीं भेज देता। आप जब तक काबिल नहीं बन जाते आपकी शादी कैसे होगी? न गांव वाले आपको अच्छा समझते हैं और न ही माँ किसी के घर आपके लिए रिश्ते मांगने जा सकती है। मेरी बात सुनकर मोहन भाई ने कुछ देर तक तो मुझे घूर के देखा और कहने लगे, अगर मैं अच्छा बन जाऊं तो क्या मेरी शादी हो जाएगी? उस वक्त मेरा जवान भाई मुझे एक मासूम बच्चा लगा जो अपनी जिद पूरी करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। मैंने मोहन भाई से कहा कि मैं वादा करती हूँ मैं खुद आपके लिए लड़की ढूंढ कर लूंगी, लेकिन पहले आप खुद को बदल कर तो दिखाइए। मेरी बात सुनकर मोहन भाई अपने कमरे में चले गए थे और मुझे एहसास हो गया था कि अब वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। गांव में तो ऐसे ही इज्जत के नाम पर तुरंत ही गला काट दिया जाता था और मोहन भाई तो अपने ही भाई के कमरे में झांक रहे थे। लेकिन अगली सुबह मैं हैरान रह गई जब मोहन भाई ने मुकुल भाई से खेतों में जाकर काम करने के लिए कहा। मोहन भाई कहने लगे, भैया आपकी नई नई शादी हुई है, आप अपनी पत्नी को देखिए, खेतों को मैं देख लूंगा। मुकुल भाई जोर जोर से हंस पड़े। उन्हें लगा कि शायद मोहन नशे में है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर में माँ और मुकुल भाई को अंदाजा हो गया कि मोहन भाई ना ही नशे में थे और न ही मजाक कर रहे थे। उन पे तो मेरी बातों का असर हो गया था। उन्होंने कहा, मोहन मैं तुझ पे भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुझे अकेले में कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकता। अगर चलना है तो तू मेरे साथ चल। मोहन भाई तुरंत मान गए और अगले ही दिन से मुकुल भाई के साथ खेतों में जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजरे ही थे कि मोहन भाई बड़ी लगन के साथ खेतों में काम कर रहे थे और कुछ दिन गुजरे थे कि मोहन भाई ने दोबारा अपनी शादी के लिए माँ से कहने लगे, माँ अब तो मैं लगन से खेतों में काम करता हूँ, अब मेरी भी शादी करवा दी जाए। माँ ने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर माँ को एहसास हुआ कि हाँ वाकई में मोहन के अंदर बहुत से बदलाव आए हैं और गाँव वालों ने भी इस बात को एहसास किया।
जो भी माँ से मिलने जुलने के लिए आता था वो यही कहता था कि अब आपका बेटा सुधरने लगा है। इसलिए घर में रोज के झगड़ों से तंग आकर माँ ने मोहन भाई के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। लेकिन पता नहीं किस्मत में ऐसा क्या लिखा था कि शादी की पहली रात ही उनकी पत्नी दुनिया से चली गई और गाँव के एक बार फिर से मोहन भाई को लेकर उनके बारे में बातें होने लगी। मोहन भाई के लिए यह गम बहुत बड़ा था, लेकिन वक्त ने जब ये गांव भर दिया और वो दोबारा से काम पे लगे तो एक बार फिर उन्होंने अपनी शादी के लिए माँ से कहा। माँ ने मोहन भाई के आगे हाथ जोड़े और उनसे कहा कि अब वो दोबारा किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर नहीं ला सकती। ये सुनकर मोहन भाई पहले की तरह फिर से झगड़ा करने लगे। उन्होंने कहा कि न ही वो शालिनी की मौत के जिम्मेदार हैं और न ही उन्हें मालूम है कि शालिनी को क्या हुआ था। वह माँ पर दबाव डाल रहे थे कि माँ ने अगर उनकी शादी न करवाई तो वो कोई गलत कदम उठा लेंगे। माँ अपने बेटे के आगे मजबूर हो गई। मुकुल भाई की पत्नी जूही भी घर में ही रहती थी और मोहन भाई अजीब सी नजरों से उसकी पत्नी को देखा करते थे। माँ को लगने लगा कि मोहन की दोबारा से घर न बसाया गया तो वो कोई गलत काम कर देगा। वो जवान लड़का था, उसके अंदर जज्बात भरे पड़े थे और माँ को डर था कि कहीं वो अपने जज्बात को किसी गलत तरीके से प्रयोग न करे। इसलिए माँ गांव वालों के सामने एक बार फिर से मोहन भाई की शादी की बात रखती। शालिनी का जिक्र एक बार फिर से गांव वालों के मुंह पर आ गया था। सभी कहने लगे कि पहले ही मोहन अपनी बीवी को मार चुका है, अब उसे दोबारा कौन अपनी बेटी देगा। माँ ने एक एक से मिन्नतें की कि मोहन बहुत बदल गया है, अब वो पहले की तरह नहीं रहा, नहीं नशा करता है। और फिर माँ की मन्नतें रंग लाई। और फिर गांव के रवि ने अपनी बेटी रेखा का रिश्ता ये सोच मोहन भाई से कर दिया कि मोहन भाई के पास दौलत की कोई कमी नहीं है, घर, पैसा, जमीन सब कुछ मौजूद है। उनकी बेटी ऐश की जिंदगी गुजारेगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी बेटी को ऐश एक दिन भी प्राप्त नहीं होगा। माँ ने रेखा को घर लाने से पहले बहुत सारे पूजा पाठ हवन करवाए, गरीबों को खाना भी खिलाया और बुरी नजर भी उतारी। जो कुछ माँ अपने बेटे की खुशी की खातिर कर सकती थी वो सब कुछ कर दिया और रेखा को अपने घर दुल्हन बनाकर लाई। इससे पहले भी मोहन भाई अपने कमरे में जाते माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया कि रेखा तुम्हारी बीवी है, उसके साथ अच्छे से पेश आना और कोई ऐसी हरकत न करना कि जिसकी वजह से एक बार फिर से हमारे ऊपर कलंक लगे। माँ की बात सुनकर मोहन भाई मुस्कुराए और कहने लगे, माँ तुम तो ऐसे कह रही हो कि मैं जाते ही रेखा पर जुल्म करने लगूंगा। तुम फिक्र न करो, तुम्हारी बहू को कुछ नहीं होगा। शालिनी की शायद उतनी ही जिंदगी थी। मोहन भाई अपने कमरे में चले गए। माँ बहुत डरी हुई थी। जूही भाभी भी बार बार यही कह रही थी कि माँ ने मोहन की दूसरी शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। मोहन इस लायक ही नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की को लाया जाए। और जूही भाभी की बात सुबह सुबह ही सच साबित हो गई थी जब मोहन भाई रोते हुए अपने कमरे से निकले थे और उन्होंने कहा कि रेखा हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी है। ये खबर सुनकर हम सबके होश उड़ गए। माँ गिर कर बेहोश हो गई थी और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरा भाई ये क्या कह रहा है। मोहन भाई का रो रोकर बुरा हाल था। मुकुल भाई उन्हें बहुत ही बुरा भला कह रहे थे और साथ ही माँ को भी कोस रहे थे कि माँ ने क्यों दोबारा से मोहन की शादी करवाई। मौसी सावित्री तो गरीब औरत थी, बेटी की मौत पे चुप हो गई, खामोश हो गई। लेकिन रवि तो जवान बेटी की मौत पर हंगामा मचा देगा। फिर वही हुआ जिसका डर था। गांव में कोई बात छिपती ही कहाँ थी। कुछ ही समय लगा था और सारा गांव हमारे घर के बाहर जमघट लगा लिया था। जिसने सुना कि रेखा मर गई है उसने मोहन भाई को सैकड़ों गालियां दी। सभी कह रहे थे कि पता नहीं मोहन नशे में ऐसा क्या करता था कि पत्नी रात को ही मर जाती थी। रवि ने भी मोहन की कॉलर पकड़ लिया और खूब मारा। लेकिन मोहन की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि उसने कोई पाप नहीं किया है और न ही उसने किसी को मारा है। उसे तो खुद ही नहीं मालूम कि रेखा कैसे मर गई और उसे खुद भी बहुत दुख है। रवि ने धमकी भी दी कि वो मोहन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएगा और उसे जेल की सलाखों के पीछे डलवा देगा। मुकुल भाई ने बड़ी मुश्किल से रवि के आगे हाथ जोड़कर इस मामले को खत्म करवा दिया था और माँ को भी कह दिया था कि अब वो मोहन को समझा दे कि ना ही उसकी शादी हो सकती है और ना ही उसे घर से निकलने की जरूरत है, क्योंकि गांव वाले उसके दुश्मन बन चुके हैं। ये बात तो एक रहस्य बनकर रह गई थी कि शालिनी के बाद रेखा कैसे मर गई और आखिर मोहन की किस्मत में ही शादी की रात बीवी की मौत क्यों लिखी होती है। कोई मोहन भाई के किरदार पर उंगली उठा रहा था तो कोई उसे बदनसीब ठहरा रहा था। बहुत कुछ मोहन ने घर में ही गुजार दिए थे, लेकिन वो एक जवान मर्द था।
कब तक चार दीवारी में बंद रह सकता था। मुकुल भाई के मना करने के बावजूद भी वो दोबारा से खेतों और जमीन पर जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तो गांव वालों ने उन्हें देखकर बहुत बातें बनाई और हंगामा भी किया, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में मगन हो गए। मगर एक नया तकलीफ उस वक्त खड़ा हुआ जब मोहन भाई ने एक बार फिर अपनी शादी की बात की और माँ से कहा कि वो शादी के बगैर नहीं रह सकते। उनके जज्बात उन्हें गलत कामों के लिए उकसाते हैं। अच्छा यही रहेगा कि माँ आसानी से उनकी ख्वाहिश को पूरा करवा दे। मोहन भाई की बात पर माँ भड़क उठी और कहने लगी, तू बहुत ही बेहया हो गया है। तुझे अपनी माँ के सामने ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आती? पहले ही तेरी वजह से दो मासूम लड़कियां जान से हाथ धो बैठी है, अब मैं किसी तीसरी को सितम का निशाना नहीं बना सकती। माँ की बात सुनकर मोहन भाई कहने लगे, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैंने किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया। तू माँ होकर मुझ पे भरोसा नहीं करेगी तो दुनिया वाले कैसे करेंगे? अगर तूने खुद से मेरी शादी न करवाई तो मैं कोई न कोई गलत कदम उठा लूंगा। मोहन भाई हमेशा से यही धमकी देते थे और उन्हें मालूम था कि माँ उस एक धमकी के आगे हार जाती है। माँ कहने लगी, अगर मैं तेरा रिश्ता करवाऊं भी चाहूँ तो तू ही बता, अब कौन तुझे अपनी बेटी देगा? मोहन भाई के कहने लगे, माँ तू दूसरे गांव से अपने किसी रिश्तेदार के घर की बेटी को लेके आ। मोहन भाई की बात सुनकर माँ सोच में पड़ गई और कहने लगी, ठीक है, मैं आखिरी बार तेरी शादी करवा देती हूँ, लेकिन अगर इस बार कोई ऊंच नीच हुई तो शादी की बात पूरी तरह से भूल जाना। मुकुल भाई के कानों में जब यह बात पड़ी तो उन्होंने माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, पहले ही रवि के चुंगल से तेरी बेटी को बहुत मुश्किल से बचाया है। गांव में तो हम बदनाम हो ही चुके हैं, अब खानदान वालों में बदनामी ना करवाइए। माँ ने मुकुल से कहने लगी, तू भी जानता है कि मोहन पहले से ही बहुत सुधर गया है। ऐसा ना हो कि अगर मैं इसकी शादी ना करवाऊं तो यह पहले की तरह नशे की लत में पड़ जाए और दोबारा से आवारागर्दी करने लगे। मुकुल के मना करने के बावजूद भी माँ ने दूसरे गांव से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ निशा का रिश्ता मोहन से तय कर दिया। निशा की उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई थी और वो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह खूबसूरत नहीं थी, इसलिए उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। और जब माँ ने मोहन भाई के लिए निशा का हाथ मांगा तो निशा की माँ बाप ने खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और हम निशा को मोहन भाई की तीसरी बीवी बनाकर सादगी से अपने घर ले आए। माँ ने मोहन भाई की शादी की खबर गांव वालों को नहीं लगने दी थी। माँ को डर था कि कहीं एक बार फिर उनके बेटे की खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। माँ ने कोई खुशी वाला प्रोग्राम भी नहीं किया था, इसलिए भाभी ने हमेशा की तरह खुद ही घर पर मेवे के लड्डू बना दिए। मुंह मीठा करने के लिए गांव में मेवे के लड्डू खाए जाते थे। हम सब ने भी निशा के आने की खुशी में लड्डू खाए। मैंने निशा को कमरे में बिठा दिया और खुद उसके लिए दूध लेने किचन में आई तो जूही भाभी भी किचन में थी। हालांकि वो किचन में बहुत कम ही जाती थी, इसलिए उस वक्त उन्हें किचन में देखकर मैं चौंक गई थी। वो लड्डू बना रही थी। मैंने जूही भाभी से पूछा कि आप ये लड्डू किस लिए बना रही हैं? जूही भाभी कहने लगी, तुम्हारे मुकुल भाई ने कहा है कि उन्हें लड्डू बहुत पसंद आए हैं, उन्हें और लड्डू खाने हैं। मैंने गरम गरम दूध के 2 गिलास उठाए और भाभी से कहा कि ठीक है, मैं भाई के कमरे में यह दूध का गिलास रख दूं, फिर मैं सोने के लिए चली जाऊंगी। जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं आज की रात मोहन भाई के कमरे में छुपकर गुजारूंगी। वैसे तो ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने दोनों भाभियां शादी की रात ही मर गई थी, उसके पीछे की वजह को मैं जानना चाहती थी। मैं दूध के गिलास कमरे में रखने के लिए गई तो निशा बाथरूम में थी। मैंने मौके का फायदा उठाया और कमरे में ही छुप गई। मोहन भाई काफी देर बाद कमरे में आए थे। निशा बिस्तर पर घूंघट डाले बैठी थी। मोहन भाई ने कमरे में आकर दूध का गिलास उठाया और अपनी जेब से एक लड्डू निकालकर उसे दूध के साथ खा लिया और भाभी की तरफ बढ़े। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। वो तो पहले ही लड्डू खा चुके थे, अब दोबारा इस तरह लड्डू क्यों खा रहे थे? अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि भाभी दोबारा से लड्डू बना रही थी और पहले वाले लड्डू खत्म हो चुके थे। शायद उन्होंने ही मोहन भाई का ये लड्डू दिया होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम था, न ही निधि भाभी मोहन भाई से बात करती थी और न ही उन्हें पसंद करती थी। फिर उन्होंने ये लड्डू दोबारा से मोहन भाई को क्यों दिया था?
कुछ तो ऐसा था जो ठीक नहीं था और मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। लड्डू खाने के बाद मोहन भाई भाभी के करीब गए और अपनी जेब से एक और लड्डू निकालकर जैसे ही उन्होंने निशा भाभी की तरफ बढ़ाया तो मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं फौरन ही अलमारी से निकली और मैंने भाई का हाथ पकड़ लिया। भाई मुझे अपने कमरे में छुपा देखकर गुस्सा हो गए और बुरा भला कहने लगे। मैंने भाई को शांत करवाया और उन्हें बताया कि मैं कमरे में क्यों और किस मकसद के लिए छुपी थी और मुझे लगता था कि ये लड्डू ठीक नहीं है। मोहन भाई कहने लगे कि ये लड्डू मुझे मुकुल भाई ने दिए हैं। मुझे तुम्हें यह बात बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई ने कहा है कि ये लड्डू खाने के बाद ताकत आती है और शादी की रात इस तरह की चीजें खाना अच्छी बात होती है। मोहन भाई की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वो मुकुल भाई जो मोहन भाई की शादी के इतने खिलाफ थे, वो उन्हें शादी की रात खाने के लिए लड्डू क्यों देना चाहते थे, और वो भी अपनी कामचोर बीवी से बनवाकर। जूही भाभी को तो किचन में जाने से ही जान निकलती थी। मैंने मोहन भाई से कहा कि आज की रात भाभी को ये लड्डू न खिलाएं। मैं मोहन भाई से बात कर रही थी कि अचानक से ही उन्हें नींद आने लगी और वो बेहोश से हो गए। यह देखकर मैं और निशा भाभी दोनों ही हैरत में पड़ गए। मैं खामोशी से अपनी माँ को बुलाकर लाई। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। माँ कहने लगी, जाकर मुकुल को बुला कर ला। मैं उन्हें बुलाने के लिए उनके कमरे के पास पहुंची तो अंदर से आती आवाज ने मुझे हिलाकर रख दिया। मुकुल भाई जूही भाभी से कह रहे थे, बस निशा का काम तमाम होने दो, फिर मैं देखता हूँ कि मोहन की चौथी शादी कैसे होती है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो शादी के बगैर रह नहीं सकता और जब उसकी शादी नहीं होगी तो वो यकीनन कोई उल्टा सीधा कदम उठाएगा और फिर हमेशा के लिए माँ उसे इस घर से निकाल देगी और गांव वाले भी उसे पत्थर मारेंगे। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। किसी को मालूम ही नहीं होगा कि ये सब मैंने किया है। मोहन निधि मेरे सौतेले बहन भाई हैं, लेकिन पापा ने मरते मरते जायदाद में से उन दोनों को भी हिस्सा देकर मेरे साथ बहुत गलत किया है। निधि का हिस्सा तो मैं कभी उसे दूंगा नहीं, लेकिन अगर मोहन की शादी हो गई तो उसके बच्चे हो गए तो उन्हें मुझे हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी उनका घर बसने नहीं दूंगा और उसे दोबारा नशे की लत लगवा दूंगा जैसे मैंने पहले उसे लगाया था। मुकुल भाई और जूही भाभी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरे होश उड़ गए थे। मैं जाकर सारी बात माँ को बता दी थी, जिसे सुनकर माँ के आंसू बहने लगे थे। मुकुल भाई पापा की पहली बीवी के बेटे थे और उनके मरने के बाद पापा ने माँ से दूसरी शादी की थी। फिर मैं और मोहन भाई पैदा हुए थे, लेकिन माँ ने कभी अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं होने दिया। पता नहीं मुकुल भाई के दिल में ये जहर कैसे भर गया था। दौलत के लालच में वो इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि उन्होंने 2 मासूम लड़कियों की जान ले ली। एक लड्डू में वह बेहोशी की दवा मिलाते और दूसरे लड्डू में जहर। मोहन भाई बेहोश हो जाते और उन्हें सुबह ही होश आता, जबकि उनकी बीवियां जहर की वजह से मर जाती। अगर मुकुल भाई सीधे मोहन भाई को कोई नुकसान पहुंचाते तो शायद वो भी शक के घेरे में आ जाते। इसलिए उन्होंने बहुत चालाकी से प्लान बनाया था, मगर सच कभी नहीं छिपता और एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। मोहन भाई को सुबह जब होश आया तो माँ ने उन्हें सारी बात बता दी। माँ ने खुद ही मुकुल भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और गांव वालों को बुलाकर भी सारी हकीकत बता दी, क्योंकि मुकुल भाई ने 2 मासूम लड़कियों का कत्ल किया था, जो बहुत बड़ा जुल्म था। कभी कभी दौलत और जायदाद की भूख इंसान से वो सब करवा देती है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप लोग कमेंट में बताइए, जो कुछ मुकुल ने किया क्या वो ठीक था? क्या कोई लालच में इस कदर घिर सकता है? क्या आपने भी ऐसे लोगों को देखा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों। मेरी भाभी को इस घर में आए हुए अभी 2 ही महीने हुए थे। 1 महीना पहले ही भाई बाहर कमाने चला गया था। जब से मेरा भाई बाहर गया था तब से मेरी भाभी मुझसे रोज बड़ी वाली मोमबत्ती मंगवाती थी और रात होते ही अपने कमरे में मोमबत्ती लेके चली जाती थी। आखिर वो इतनी मोमबत्ती का करती क्या थी? ये रात जानने के लिए एक रात मैं चुपके से उनके कमरे में छुप गया। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में आई और दरवाजा बंद करके अपने कपड़े। मैं अपनी भाभी से आजकल बहुत नजर चुराता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो फिर से मुझे वही काम दे जो मैं नहीं करना चाहता था। इसलिए दूर दूर भागता था। घर से ऐसे निकलता था कि उनको पता न चले कि मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन आज उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे एक काम बता दिया। मैं वो काम नहीं करना चाहता था। मैं मोहल्ले की किराने की दुकान की तरफ जा रहा था। भाभी ने मुझसे कोई चीज मंगवाई थी जो मैं उनके लिए नहीं लाना चाहता था।
क्योंकि अब वो दुकान वाले ने भी मजाक बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन भाभी को मना कैसे करता। माँ ने भी कहा था कि भाई कार पे नहीं है, तो अगर भाभी कोई चीज मंगवाए तो मना कर मत करना। इसलिए मैं उनकी हर बात मानता था। आज मैं फिर दुकान के बाहर खड़ा था और इंतजार कर रहा था कि कब दुकान खुले। जैसे ही दुकानदार ने दुकान खोली तो मैं आगे बढ़ा और कहा, ये पैसे लो और एक बड़ी वाली मोमबत्ती दे दो जो सबसे मोटी होती है। दुकान वाला हंस पड़ा और कहने लगा, रोज इतनी सारी मोमबत्तियों का क्या करते हो यार, तुम लोग तो अच्छे भले खानदान से हो। तुम्हारा भाई बाहर गया हुआ है, इन्वर्टर क्यों नहीं लगवा लेते? क्या आजकल के जमाने में भी लाइट जाने के बाद मोमबत्ती जलाकर काम करते हो? आज मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा, भाई मुझे मेरा सामान दे दो, और भी काम है मुझे। मेरा उससे कहने का ये मतलब था, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा काम है सामान बेचना। मैंने वो मोमबत्ती ली और घर आ गया। भाभी पहले ही इंतजार में खड़ी थी। मेरी भाभी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनका कलर सिर्फ सफेद ही नहीं था बल्कि वो सुंदर भी थी। सब लोग हैरान रह गए थे कि ये इतनी खूबसूरत कैसे है। इतनी खूबसूरत तो फिल्म की हीरोइन भी नहीं होती। यही खूबसूरती थी जिसको देखकर मेरे माँ ने फौरन सोच लिया कि अपने बेटे की शादी इसी के साथ कराऊंगी। शादी के 1 महीने बाद तक सारे खानदान वाले जो शादी में नहीं आ सकते थे वो बार बार हमारे घर आते रहे। मेरी भाभी को देखने के लिए हैरान होते रहे और भाभी से पूछते थे कि तुम्हारी कोई बहन है क्या? लेकिन भाभी इकलौती थी। भाभी ने मेरे हाथ में मोमबत्ती देखी तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उन्होंने खुशी खुशी मेरे हाथ से मोमबत्ती ले ली और उसके अंदर से वो धागा निकालकर वहीं फेंक दिया और मोमबत्ती लिए अपने कमरे में चली गई। शाम हो चुकी थी। वो शाम के बाद कोई काम भी नहीं करती थी, अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी। माँ कहती थी कि शायद इसको गौरव बेटा फोन करता होगा। बेचारों की अभी अभी शादी हुई है और दोनों अलग हो गए। शादी पे बहुत ज्यादा खर्च हो गया, इसलिए उसे वापस जाना ही पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल में वापस आ जाएगा। मेरी बहू का दिल तो दुखता ही होगा। मेरी माँ मेरी भाभी पर फिदा थी। माँ को उनमें कोई भी गलती नजर नहीं आती थी। यह बात बड़ी अजीब और अनोखी थी कि एक सास होकर वो मेरी भाभी से इतना प्यार करती थी। मेरी भाभी भी सबके साथ अच्छे तरीके से रहती थी, लेकिन शाम होते ही वो अपने कमरे में चली जाती थी। मैं इस बात पे हैरान था कि अगर मोमबत्ती को जलाकर रोशनी करने के लिए मंगवाया है तो फिर इसका धागा क्यों निकाल दिया था? इसके बगैर तो वो जलेगी नहीं, तो फिर इसको मंगवाने का फायदा ही क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान रहता। दुकान वाला मुझे ताने देता था। मैंने दूसरी दुकान पे जाना सोचा, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से काफी दूर थी। इसमें मेरा वक्त बर्बाद होता था और मैं गर्मी में इतनी बार चक्कर नहीं लगा सकता था, इसलिए वही दुकान से सामान लेने लगा। लेकिन ये मोमबत्ती आजकल सस्ती कहाँ मिलती है? भाभी से पैसे मांगते हुए भी शर्म आती थी। जो मेरे पास पैसे थे वही खर्च कर रहा था और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। माँ ने कहा कि अगर तुम्हें पैसे लेकर काम करना है तो फिर तुम्हारे से करवाने की क्या जरूरत, वो अपने भाई से ही कह दे। तो इस वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन यह सब कुछ हो रहा था। ये बात तो ठीक है, घर में लेट जाती है और मोमबत्ती को लाइट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कि भाभी भी यही करती थी। मैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। मेरी जेब भी खाली हो रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बीच दीपावली भी आ गई और हम लोगों ने दीपावली भी गुजार ली। मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने कुछ पैसे एडवांस देकर इन्वर्टर खरीद लिया और अपने घर लगा लिया। अब मुझे पूरा यकीन था कि इसके बाद भाभी मुझे मोमबत्ती लाने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि घर में इन्वर्टर लग गया है। घर वाले भी खुश हो गए। अम्मी ने मुझे कहा, तुम्हें अपने पैसों से घर की चीज मंगाई, तू भी अपने बड़े भाई की तरह ही है। वो भी अपने बारे में बाद में सोचता है, पहले हमारे बारे में सोचता है। तभी तो बेचारा इतनी जल्दी वापस चला गया। अभी तो उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी बीवी बहुत अच्छी है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। मुझे यकीन था कि अब भाभी भी मुझे वो काम नहीं देगी, लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब अगले ही दिन भाभी ने मुझे पैसे दिए और कहा, मेरे लिए एक मोमबत्ती लेके आना, कल भी तुम लेकर नहीं आए। मैंने कहा, भाभी अब आपको इसकी क्या जरूरत है, अब तो इन्वर्टर भी लग गया है। इस बात पर वो शांत हो गई। मुझे भाभी की बात माननी पड़ी, लेकिन फिर मैं हैरान था कि अब तो मैंने इन्वर्टर भी लगवा दिया था, फिर भी वो मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रही है। खैर, जो मैं नहीं चाहता था मुझे वही करना पड़ा। एक दिन मैंने भाभी से पूछा कि इसका करती क्या हो आप? तो इस बात पर वो हंसने लगी और कहने लगी, मैं रात को खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना कि मैं इसका क्या करती हूँ।
मैं हैरान रह गया था। मेरी भाभी बहुत ही ज्यादा अजीब थी, लेकिन उनके साथ उनका कितना अच्छा नहीं था। मेरी भाभी उस दिन मुझसे अजीब किस्म की बातें कर रही थी। मैं ये बात अपनी माँ को नहीं बता सकता था। एक दिन भाई का फोन आया और वो माँ से कह रहा था कि लगता है आप लोगों ने मेरी बीवी को बहुत ज्यादा प्यार से रखा हुआ है, उसको मेरा कोई ख्याल ही नहीं, मुझे फोन नहीं करती, मुझसे बात करती है। पर माँ ने कहा वो तो शाम को सारे काम वगैरह खत्म कर देती है और कहती है कि मैं रूम में जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ पे सुबह का वक्त होता है। मैं उसको तंग नहीं करती कि तुमसे बात करती होगी, तो मैं यहाँ पर रहते नहीं हूँ तो बात करके ही गुजारा हो सकता है। मेरा भाई इस बात पर हैरान था। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को बात करते तो हैं लेकिन इतना वक्त नहीं देती हैं। वो भाई ने भी शायद उसकी इज्जत रख ली थी और बात को घुमा दिया था। मेरी माँ को भी शक होने लगा था। मेरी माँ ने उसके बाद से मेरी भाभी को रात का खाना बनाने का काम दे दिया और कहती रात का सारा खाना तुम्हें बनाना है। खाना बनाने का ये मतलब था कि उसे खाना बनाना था, सबके लिए खाना तैयार रखना था और उसके बाद खाने के बर्तन भी धोने थे, जिसमें वक्त काफी लग जाता था। रात के 10 तो बज जाते थे। हमारे घर में खाना देर से खाया जाता था। भाभी ने 2 दिन तो ये काम किया, उसके बाद वो परेशान हो गई। उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं करूँगी। एक तो मेरे पति को बाहर भेज दिया। शादी में तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वो इतनी जल्दी वापस चला जाएगा, और ऊपर से मुझे घर के काम करवा रहे हैं। मैं दिन का खाना बनाया करूंगी, रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। जब उन्होंने इनकार कर दिया और अपने पे आ गई तो फिर माँ भी क्या करती। फिर घर में झगड़े होते और कुछ ठीक भी नहीं होता। मेरी माँ इस तरह की नहीं थी, उनको ज्यादा झगड़े करने का शौक नहीं था, इसलिए वो भी खामोश हो गई। और मैंने भी सोच लिया कि मैं भी देखूंगा कि भाभी क्या करती है। और उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं खिड़की खोल दूंगी और तुम खुद ही देख लेना। मैंने सोच लिया कि आज रात उनके कमरे की खिड़की के बाहर जरूर जाऊंगा। उनका कमरा एक कोने में बना हुआ था, बाहर छोटा सा बाथरूम था। यह हिस्सा भाई को इसलिए दिया था कि उनकी शादी हुई है तो वो लोग थोड़ा साइड पे रहे। मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि रात का वक्त था। अगर मुझे कोई देख लेता कि भाभी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हूँ और अंदर झांक रहा हूँ तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। मम्मी तो मुझे न जाने क्या क्या बातें सुनाती। एक तो उनका पति घर नहीं है, तो कौन होता है रात के टाइम उनके पास जाने वाला। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर जब मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाज आ रही थी। ऐसा लगता था कि भाभी को दर्द हो रहा था। मैं हैरान था कि भाभी ऐसा क्या कर रही है। वो तो कह रही थी कि वो दरवाजा खोल देंगी, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और मैं वहाँ से वापस चला गया। सुबह मैंने भाभी से कहा आपने खिड़की क्यों नहीं खोली, तो उसने कहा अच्छा तुम देखने चले आए, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे कमरे में झांकोगे। मैं शर्मिंदा हो गया और कहा नहीं, मैं भी मजाक ही कर रहा था, नहीं आया था। इस बात पर वो भी हंसने लगी और कहने लगी कोई बात नहीं, मैं खिड़की खोलना भूल गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। उनका मूड का पता ही नहीं चलता था। कभी कोई अजीब सी बात कर देती थी और कहती थी कि मैं मजाक कर रही हूँ, और कभी सीरियस में भी अजीब सी बातें कर देती थी और कहती थी कि मैं मजाक नहीं कर रही। मेरी माँ को भी मेरी भाभी से तकलीफ होने लगी थी। उनकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। अगर मोहल्ले से कोई आता तो मेरी माँ उसकी बुराइयां भी करती थी, जबकि मोहल्ले वाले कहते थे कि बड़ी किस्मत वाली हो, इतनी खूबसूरत चांद जैसी बहू मिली है। मेरी माँ कहती थी कि खूबसूरती का अचार डालूं क्या, कोई योग्य भी होना चाहिए, जबकि यही माँ थी जो पहले कह रही थी कि लड़की को खूबसूरत होना चाहिए ताकि सारे देखे तो देखकर जल जाए। घर के काम तो आजकल किसी भी लड़की को नहीं आते, शादी के बाद ही सीखती है। लेकिन अब मेरी माँ का नजरिया बदल गया था। भाभी की कोई बहन तो नहीं थी, लेकिन उनके रिलेशन की एक लड़की थी, उनकी तरह ही खूबसूरत थी। मेरी माँ पहले कहती थी कि उनका रिश्ता मेरे लिए करना है, लेकिन अब मेरी माँ ने इनकार कर ली थी और मुझे भी कोई शौक नहीं था। अगर भाभी ऐसी है तो वो लड़की भी ऐसी ही होती और मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता था। भाई यहाँ पर नहीं था। अगर उन्हें पता चल जाता कि इस तरह की हरकतें हो रही है तो वो भी हैरान होते और परेशान भी। अगले दिन फिर से इंतजार कर रहा था कि आज खिड़की खुली होगी, लेकिन आज जब से जाने लगा तो मेरी माँ ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा इस तरह किधर जा रहा है। मैंने कहा कि वो मेरे दोस्त का फोन आया है तो मैं आंगन में जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा
वहाँ की बात करनी है क्या? अपने कमरे में बैठकर बात कर ले। ऐसी कौन सी बात है? उन्होंने तो मुझे डांटना शुरू कर दिया। खैर, मैं माँ के सामने वापस कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से चला गया। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ सो गई है, लेकिन इस बार फिर से खिड़की बंद थी और वही आवाजें आ रही थी। अब मैंने गौर से सुना, वो ऐसी आवाजें थी जैसे कि भाभी तकलीफ में है। क्या वो भाई को याद में रो रही है? लेकिन वैसे तो उनकी हरकतों से ऐसा नहीं लगता था कि उनको भाई की याद आती है। भाई कहते थे कि ये मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। आप लोगों ने इसको कामों में तो नहीं लगा रखा है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। फिर ये आवाजें क्यों आ रही थी? आज मैं बड़ा परेशान हो गया। अगले दिन मैंने भाभी से कोई उसके बारे में जिक्र नहीं किया। वो शायद मेरे साथ मजाक कर रही थी। रोज कहती थी कि मैं खिड़की खोल दूंगी, लेकिन खिड़की खोलती नहीं थी और मैं चोरों की तरह जाता था। मुझे टेंशन अलग होती थी, पर आज माँ ने मुझे डांट दिया था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दूंगा। वैसे भी मुझे उनकी जिंदगी में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो चीजें मुझे मंगवाती थी, तो फिर मैं क्या करता। एक दिन भाई का फोन आया और उन्होंने कहा कि वो 3 महीने के लिए आएंगे और उनके आने में ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि उनको छुट्टियां मिल रही है। जिस शहर में वो काम करता है वहाँ के हालात खराब है, उनको जल्द वापस भेज दिया जाएगा और वो 3 महीने के लिए यहीं पर रहेगा। यह बात सुनकर हम सब खुश हो गए, लेकिन भाभी की शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें आ रही है, कुछ भी नहीं होगा, छुट्टियां नहीं मिलेगी, उधर ही काम करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, तो घर कैसे चलेगा? आपका ये बेटा तो कोई काम करता नहीं, जबकि मैं घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। वैसे भी मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे काम करने की क्या जरूरत थी? पापा की पेंशन आती थी और भाई भी तो सारा घर चलाते थे। माँ कुछ बोलने लगी, लेकिन मैंने माँ को चुप करवा दिया। मैंने कहा वो अपना रंग दिखा रही है और इस तरह घर का माहौल खराब होगा और आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। माँ अपने कमरे में चली गई। मैं खुश था कि उन्होंने मेरी बात मान ली और वो शांत हो गई। मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई बवाल हो। मेरी भाभी छोटी छोटी बातों पर ताना देने लगी थी। शायद उनका वो अच्छा होने वाला रूप अब खत्म हो गया था और वो हमें बताने लगी थी कि वो किस किस्म की औरत है। मैं भाभी से दूर रहता था, अपने काम से काम रखता था। जब वो मुझसे कुछ मंगवाती तो लाके दे देता। एक दिन मैं अपना फोन लेकर उनके कमरे के पास से गुजर रहा था। रात का वक्त था जब उन्होंने मुझे इशारा किया और मैं कमरे के अंदर चला गया था। मैं समझा कि वो मेरे साथ मजाक कर रही हैं। मैं वापस जाने लगा, लेकिन जैसे ही जाने लगा मेरे कदम रुक गए, क्योंकि उन्होंने कमरे की खिड़की खोल दी थी। इसका मतलब ये कि आज वो मजाक नहीं कर रही थी। खिड़की खुली हुई थी और मैं अंदर जाकर देख सकता था। मैं यह मौका नहीं जाने देना चाहता था। अगर मेरे हाथ उनकी कमजोरी लग जाती तो मैं जरूर माँ को बता देता और अपने भाई को भी, लेकिन भाभी को पता नहीं था कि आज उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब मेरे दिल में उनके लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वो मेरी माँ के साथ झगड़ा करती थी और मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था। मैं आगे बढ़ा और काफी हैरान भी था कि क्या होने वाला है। खिड़की खुली हुई थी और कमरे की लाइट भी ऑन थी। देखने के लिए गर्दन अंदर की तो सामने का मंजर पहले तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। उसके बाद जब देखा तो हैरान रह गया। मेरे होश ही उड़ गए। अब मुझे पता चला कि भाभी को दर्द क्यों होता था, क्योंकि भाभी मोमबत्ती जलाकर और उसे पिघलाकर अपने चेहरे और हाथों पर लगा रही थी। गरम गरम मोमबत्ती लगाकर जब वो सामने बैठी थी तो बहुत ही अजीब लग रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया। मैं अंदर झांक रहा हूँ और मेरी तरफ देखकर अजीब सी देखने लगी। मुझे डर लगने लगा और मैं वहाँ से चला गया। भाभी ने सुबह जब ये बात की तो मैंने कहा, आप ये क्या कह रही थी? उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत हूँ? क्यों हूँ? मैं रोज रात को अपने चेहरे पर मोमबत्ती लगाती हूँ, वही लगा रही थी और उसकी वजह से मेरे चेहरे की सारी गंदगी मेरी शक्ल से उतर जाती है, तभी तो मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने सोच लिया था कि भाभी पागल है और दोबारा मैंने उनसे कोई बात नहीं की। खूबसूरती के लिए कोई अपने आप को इतनी दर्द देता है। जो इंसान अपना नहीं होता वो किसी का नहीं होता। जब वो अपने साथ इतना जुर्म कर सकती है तो वो काल को किसी के साथ भी कर सकती है। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। भाई 3 महीने के लिए वापस आ गए। भाई और भाभी रोज झगड़ा करते थे। भाभी बहुत जिद्दी थी और शायद भाई को उनके किसी पुराने चक्कर के बारे में भी पता चल गया था। आजकल वह बहुत झगड़ते थे।
पहले तो हम उन्हें सिर्फ आवाजें सुनते थे, फिर उनके झगड़े कमरे से बाहर आ गए। भाई ने कहना शुरू कर दिया, मैं इससे लड़की के साथ नहीं रहूंगा, ये पागल है, इसका दिमाग खराब है। इस तरह बात चलते चलते डिवोर्स तक चली गई। हम लोगों ने फिर भी कोशिश की कि किसी का घर खराब ना हो। भाई को बहुत समझाया, पापा ने भी समझाया, लेकिन भाभी अचानक अपने घर चली गई और वापस आने से इनकार कर रही थी। हम लोग उनको फिर भी समझाते रहे, लेकिन वो ना मानी और कुछ दिन के बाद उनकी तरफ से कोर्ट का ऑर्डर आ गया। वो मेरे भाई से डिवोर्स लेना चाहती थी। अब मेरे भाई को भी गुस्सा आ गया और मेरे भाई ने कहा, मैं तो पहले ही इसको रखना नहीं चाहता था, आप लोगों की वजह से सब्र कर रहा था। न जाने भाभी किस तरह की है, वो क्या चाहती थी। उनको खुद पर बहुत ज्यादा गुरूर था। मेरी माँ भी काफी परेशान थी क्योंकि मामला कोर्ट तक चला गया था। मेरे भाई ने कहा, आपने लड़की की शक्ल देखी, लेकिन इसका किरदार और इसकी अकल नहीं देखी, केवल शक्ल देखकर इसको ले आई। दोस्तों, आप लोगों से भी गुजारिश है, किसी का भी केवल खूबसूरती ना देखें, सब कुछ देख के बाद ही शादी करें, क्योंकि शादी कोई खेल नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।